हेलो एवरीवन, हमने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम का एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। उसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया है आपका मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के बारे में कि वो लागू कब हुआ, वो कहाँ कहाँ पर लागू है, किन किन स्थानों पर लागू है, ये सारी चीजें हमने बताई थी। और साथ ही साथ हमने ये बताया था कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में 8 अध्याय और 43 धाराएं हैं और 8 अध्याय और 43 धाराएं को हम एक एक करके कंप्लीट करते हुए चलेंगे। सो आज का जो मेरा लेक्चर है वो होगा अध्याय 1। 8 अध्याय है ना, 8 अध्याय में से जो अध्याय हमारा फर्स्ट है, जो पहला अध्याय है, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, और हर अध्याय के अंतर्गत जितने भी धाराएं होती है उन धाराओं को भी हम लेते हुए चलेंगे और इस तरह से 8 अध्याय और 43 धाराएं हमारी हो जाएंगी कंप्लीट। और इस लेक्चर को देखने से पहले आप इसके पहले वाला लेक्चर जरूर देख लेना, उसकी लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। जो अध्याय 1 है, अध्याय 1 में धारा 1 और 2 है। ठीक है, तो धारा 1 और 2 से मिलकर अध्याय 1 बना है और धारा 1 और 2 की यहाँ पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से, एकदम ध्यान पूर्वक सुनेंगे और याद करते हुए चलेंगे। ये रहा धारा 1 और ये रहा धारा 2। धारा 1 जो कि हर अधिनियम के अंतर्गत होता है, क्या? संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो धारा 1 में क्या है? संक्षिप्त नाम, ये अलग से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको ऑलरेडी याद होगा। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, मतलब इस धारा 1 में बताया गया है कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या होगा, इसका विस्तार भारत के किन किन क्षेत्रों में होगा और इसका प्रारंभ कब से माना जाएगा। तो हम पहले संक्षिप्त नाम देख लेते हैं। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम का संक्षिप्त नाम होगा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। ठीक है, तो आपने नाम देख लिया, अब हम विस्तार देख लेते हैं कि किन किन जगह पर इसका विस्तार है। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत में है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत में है, सिवाय जम्मू कश्मीर की राज्य सूची को छोड़कर। 3 सूचियां होती है, 7वीं सूची के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा। 3 सूची, अब तो 4 हो गई है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। संघ सूची जिसमें कि केवल संघ या केंद्र कानून बना सकती है, राज्य सूची जिसमें केवल राज्य कानून बना सकती है, लेकिन समय आने पर, काम पड़ने पर, काम आने पर केंद्र भी राज्य सूची में काम नियम या कानून बना सकती है। समवर्ती सूची ऐसी सूची है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकती हैं और अवशिष्ट सूची ऐसी सूची है जिनमें जो विषय केंद्र, राज्य और समवर्ती में छूट गए हैं उन्हें अवशिष्ट सूची में रखे गए हैं। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर की जो राज्य सूची है जिसमें केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है, वहां पर बस ये अधिनियम लागू नहीं है, बाकी सभी जगह ये अधिनियम लागू है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसका प्रारंभ कब से होता है। तो इसका प्रारंभ तब से माना जाएगा जब केंद्रीय सरकार अपने सरकारी गजट में या फिर अपने राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जारी करे या फिर नोटिफिकेशन दे। अपने सरकारी गजट में, गवर्नमेंट गजट में क्या करे? नोटिफिकेशन जारी कर दे, उस दिन से इसका माना जाएगा प्रारंभ। और इसका प्रारंभ कब हुआ था? ये कब हुआ था, मतलब अधिसूचना कब जारी की गई थी? ये जारी की गई थी 28 सितंबर 1993 को और इसे राष्ट्रपति की अनुमति बाद में मिली थी 8 जनवरी 1994 को। तो याद रहेगा आपको। तो ये तो इजी था, धारा 1 तो इजी होती है। अब धारा 2 से आपको याद करना पड़ेगा बहुत अच्छे तरीके से। तो हम धारा 2 में चलते हैं। चलिए, आपने आप अध्याय 1 देख रहे हो। अध्याय 1 में धारा 1 और धारा 2 है। अब धारा 2 में भी इसके 2 उपखंड हैं। धारा 2 में भी क्या है? इसके 2 उपखंड हैं, एक पहला है और एक क्या है? दूसरा है। धारा 2 में इसके 2 उपखंड हैं और ये जो धारा अध्याय यहाँ पे आप लिख लीजिए, प्रारंभिक। अध्याय 1 कहता है, बताता है प्रारंभिक। ठीक है, प्रारंभिक, विस्तार, नाम, ये सब। तो धारा 2 उपखंडों में विभाजित है, पहला 1 और दूसरा है दूसरा। ठीक है, तो पहले हम इसका जो प्रथम उपखंड है उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद हम दूसरे में चलेंगे। तो जो इसका पहला उपखंड है
यह उपखंड बताता है परिभाषाएं। अब किसकी परिभाषाएं बताता है? यह उपखंड उन शब्दों की परिभाषाएं बताता है जिन शब्दों का यूज इस अधिनियम के अंतर्गत होगा, है ना। परिभाषाओं के अंतर्गत जिन शब्दों के बारे में परिभाषाएं बताई गई हैं, वही परिभाषाएं हमें इस अधिनियम के अंतर्गत यूज होने वाले उन्हीं शब्दों को उसी के अनुसार लगानी होगी। ओके, चलिए, तो ये हो गई परिभाषाएं पहले में। अब परिभाषा पूछी जाती है, मैं आपको बताऊंगी भी कि कौन सा क्वेश्चन आ भी चुका है। तो परिभाषाएं पूछी जाती हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे परिभाषाओं की, और हम बात करेंगे नंबर फर्स्ट से। यहाँ पे मैं नोट कर रही हूँ, लिख रही हूँ। तो सबसे पहले परिभाषाओं के अंतर्गत जिसकी परिभाषा दी गई है वह है सशस्त्र बल। वह है सशस्त्र बल। ये धारा 1 नहीं है, ठीक है, धारा 1 हमने कंप्लीट कर लिया, ये धारा 2 के अंतर्गत मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहले परिभाषा दी गई है सशस्त्र बल की। अब पहला क्वेश्चन मैं बता दूं कि क्वेश्चन आएगा कैसे। आपको क्वेश्चन में आएगा सशस्त्र बल की परिभाषा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत किस धारा के अंतर्गत की गई है। तो आपको आंसर देना होगा। क्या आंसर देना होगा? देखिए, सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पर? धारा 2। अध्याय नहीं लिखना है आपको, अध्याय से यहाँ पे ज्यादा जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप? धारा 2। फिर धारा 2 का कौन सा नंबर है? ये फर्स्ट नंबर है, तो यहाँ पे आपने लिख दिया फर्स्ट, ठीक है। अब फिर फर्स्ट के अंतर्गत सशस्त्र बल की परिभाषा पहले नंबर पर दी गई है, तो ये हो जाएगा पहला। ओके, फिर उसके आगे जिसकी भी परिभाषा दी जाएगी बस ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब आप ये मत सोचना कि परिभाषाएं मैंने आपको लाइन से बताई है तो आप ऊपर नीचे करके भी पढ़ लोगे तो चल जाएगा, परिभाषाएं ही तो पढ़नी है। तो ऐसा नहीं करना, वहां पे धारा पूछेगा, आपको पूरा एक के बाद एक अच्छे तरीके से याद करना है। ऐसे मत करना आपकी सशस्त्र बल को दूसरे नंबर पर या तीसरे नंबर पर आप याद रखो। सशस्त्र बल की परिभाषा फर्स्ट नंबर पर दी गई है, तो आपको इसको फर्स्ट नंबर पर ही याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, सशस्त्र बल तो आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन कैसे आएंगे धाराओं से। चलिए, अब सशस्त्र बल ये तो पता चल गया। अब ये देख लेते हैं कि सशस्त्र बल है क्या। सशस्त्र बल अगर इसके अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत कहीं सशस्त्र बल दिखे हमें, तो उसका मतलब हमें क्या लेना है। तो यहां पर सशस्त्र बल का मतलब हमें लेना है नौसेना, थल सेना, वायुसेना, ठीक है, नौसेना, थल सेना, वायुसेना, या फिर संघ के अंतर्गत कोई भी सैन्य सशस्त्र बल हो। संघ का कोई भी सशस्त्र बल हो तो उसका मतलब हमें सशस्त्र बल से ही लगाना होगा। और ये क्वेश्चन आपका 2018 एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, आप चाहो तो क्वेश्चन को देख सकते हो, ठीक है। तो सशस्त्र बल को हमें यहाँ पर सशस्त्र बल से आशय क्या है? सशस्त्र बल से आशय नौसेना, थल सेना, वायुसेना या फिर संघ का कोई भी सशस्त्र बल यहाँ पर शामिल हो सकता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि सशस्त्र बल से क्या आशय है, तो सशस्त्र बल से नौसेना, जल तो वही है, नौ, थल और वायु सेना सभी से तात्पर्य यहाँ पर इसका लगाया जाएगा। समझ में आ गया? तो ये हो गई हमारी पहली परिभाषा। अब जो दूसरी परिभाषा दी गई है, दूसरी या खा नंबर, ये दी गई है अध्यक्ष की। तो अध्यक्ष का मतलब यहां पर क्या लगाया जाएगा? तो अध्यक्ष का मतलब आप धारा 3 पढ़ोगे तो उसमें आप पढ़ोगे मानवाधिकार आयोग की स्थापना, ठीक है। फिर उसके अंतर्गत आप आगे बढ़ोगे तो आपको वहां पे मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के बारे में भी थोड़ी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। आप जब धारा 21 में जाओगे वहां पे आपको राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में पढ़ना पड़ेगा और फिर उसके आगे उसके अध्यक्ष के बारे में पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ गया ना? तो यहाँ पर कहीं पर भी अध्यक्ष आता है तो अध्यक्ष का मतलब केवल होगा मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष या फिर राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, ठीक है। इन दोनों के अलावा आपको इस अधिनियम के अंतर्गत अध्यक्ष का सेंस किसी से भी नहीं लगाना है, ठीक। तो किससे लगाएंगे आप? केवल मानवाधिकार आयोग से, केंद्र वाले, या फिर राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष से, ठीक है। तो ये हो गई दूसरी परिभाषा। तो अगर पूछा जाता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत अध्यक्ष को किस धारा में परिभाषित किया गया है, तो किसमें किया गया है? धारा 2 के 1 के 2 में, 2 के 1 के 2 में, ठीक है। अगली जो परिभाषा दी गई है वो दी गई है आयोग की परिभाषा, ठीक है। तो कहीं पर भी अगर आयोग आता है, कहीं पर भी अगर आयोग आता है तो आपको आयोग से डायरेक्ट समझ जाना है क्या? मानवाधिकार आयोग या फिर राज्य मानवाधिकार आयोग, ठीक
ठीक है, धारा 3 के अंतर्गत मानवाधिकार आयोग को परिभाषित किया गया है। इसके बाद हम वही पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आयोग का मतलब हमें क्या समझना है, केवल यहाँ पर कहीं पर भी आयोग आता है तो हमें ये समझना है कि वो आयोग जो है वो मानवाधिकार आयोग या राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में बता रहा है। अगली परिभाषा दी गई है मानवाधिकार की या मानवाधिकार की। ठीक है, तो मानवाधिकार की परिभाषा में क्या समझना है। मानवाधिकार की परिभाषा मानव के अधिकार। अब ऐसे भी अधिकार नहीं कि आप किसी को 2 थप्पड़ मार दो और फिर बोल दो कि नहीं ये मेरा अधिकार है। अधिकार वे अधिकार जो होते हैं उन्हें कहा जाता है जो कि कानूनी रूप से सम्मत हो और आपको प्रदान किए गए हो, जो कि कानूनी, जिन अधिकारों को कानूनी मान्यता हो वो अधिकार कहलाते हैं मानव अधिकार। ठीक है, तो यहाँ पर मानव अधिकार से तात्पर्य उन्हीं अधिकारों से है जो कि आपको कानून के द्वारा या फिर संविधान में जिसका वर्णन किया गया होगा। अगली जो परिभाषा दी गई है वो दी गई है मानवाधिकार न्यायालय की। किसकी? मानवाधिकार न्यायालय की। तो मानवाधिकार न्यायालय का मतलब क्या है यहाँ पर, आप जब इस अधिनियम के तहत धारा 30 पढ़ोगे, धारा 30 में मानव अधिकार न्यायालय का गठन की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, तो इस मानवाधिकार न्यायालय का भी अर्थ आप वही समझोगे जो कि इस अधिनियम के तहत धारा 30 में गठित मानवाधिकार न्यायालय की ली गई है। आगे समझ में? तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले किसकी परिभाषा दी गई है? सशस्त्र बल की। उसके बाद अध्यक्ष की, उसके बाद दी गई है आयोग की, उसके बाद दी गई है मानवाधिकार की, 4 में 5 में दी गई है मानवाधिकार न्यायालय की। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। जो अपनी छठी परिभाषा है, छठी परिभाषा दी गई है अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा की। अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा की। देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख अंग है महासभा। महासभा के द्वारा 1966 में अंगीकार की गई ऐसी अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा से यहाँ पर तात्पर्य है जिन अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदाओं को अपनी केंद्र सरकार ने अधिसूचना द्वारा जारी किया हो। समझ रहे हैं आप? 1966 में जो संयुक्त राष्ट्र की महासभा है उसने कुछ प्रसंविदाएं अंगीकार की हैं। ठीक है, उन अंगीकार प्रसंविदाओं में ऐसी प्रसंविदाओं से यहाँ पर तात्पर्य है जिन प्रसंविदाओं को हमारी केंद्र सरकार ने अधिसूचना के द्वारा या नोटिफिकेशन के द्वारा जारी किया हो। ओके, बस यहाँ पे ज्यादा कुछ आएगा नहीं, इतना ज्यादा, बस आप ये याद रखेंगे। अगली जो परिभाषा है, बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं बताती चलूंगी इस लेक्चर में, नहीं तो फिर अगले लेक्चर में। ये हो गया छठा अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा। अब आता है धारा 7, 7 से 7 और 7 से सदस्य। तो 7 में दी हुई है सदस्यों की परिभाषा। अब सदस्यों की परिभाषा क्या है? बस सदस्य जहां पर भी आए आपको राज्य मानवाधिकार आयोग या फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों से उसकी जो तुलना है वो करनी है। तुलना क्या? उन्हीं को समझना है आपको सदस्य। ठीक है, तो सदस्य से क्या यथा स्थिति आयोग का या फिर राज्य आयोग का सदस्य यहाँ पर अभिप्रेत है। तो सदस्य कहीं पर भी आए तो आप ये समझना कि यहाँ पर सदस्य किसे कहा जा रहा है, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य को या फिर मानवाधिकार आयोग के सदस्य को। तो ये हो गया 7। जो 8वीं परिभाषा दी गई है वो दी गई है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की। ठीक है, तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कैसे समझोगे आप? देखिए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के गठन की बात कहां पर की गई है, पहले आप ये समझिए। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 बनाया गया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 बनाया गया, 92 में बनाया गया, इसीलिए बाद में हमेशा उसका ईयर भी लिखा होता है। तो 1992 में यह अधिनियम बनाया गया और इस अधिनियम की धारा 3 में, इस अधिनियम की धारा 3 में कहा गया है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया जाना चाहिए। और उसी धारा के तहत, मतलब 1992 वाला जो अधिनियम है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की जो धारा 3 है, उसी धारा 3 के अंतर्गत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन भी किया गया है। ठीक है, तो समझ गए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग धारा 8 में परिभाषित है और इसकी परिभाषा या फिर इसका अर्थ हमें क्या लेना है। उसके बाद आता है धारा 9। धारा 9 में है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है, तो आपने अगर संविधान पढ़ा हो तो संविधान का अनुच्छेद 338, संविधान का जो आर्टिकल 338 है ये कहता है कि भारत में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया जाना चाहिए, और उसी के तहत संविधान की इसी आर्टिकल के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का भी गठन किया गया है, और ये वही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है। आगे समझ में। अब इसके बाद अभी तक तो आपने डायरेक्ट पढ़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आपने डायरेक्ट पढ़ा। 9 के बाद आप थोड़ा 9 के अंदर चले जाओगे। अंदर कैसे जाना है? अंदर जाना है आपको 9 के काम में। ठीक है, तो 9 के अंतर्गत भी एक उसका उपखंड रखा गया है, और इसमें बताया गया है राष्ट्रीय, याद हो जाएगा, ये टफ नहीं है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो 9 में था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन या फिर आयोग, उसकी परिभाषा वहां पर बताई गई है, और 9 के काम में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की परिभाषा यहां पर बताई गई है। तो जिस प्रकार से आर्टिकल 338 कहता है कि भारत में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना होनी चाहिए, उसका गठन किया जाना चाहिए, उसी प्रकार आर्टिकल 338 का कहता है। ठीक है, जिस प्रकार 9 का अंदर आपने उपखंड बनाया, उसी प्रकार आर्टिकल, संविधान का जो आर्टिकल 338 है उसके अंदर भी एक उपखंड है, और उसका 338 का है वो उपखंड, उसमें बताया गया है कि भारत में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का भी गठन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो उसी अनुच्छेद के तहत गठित राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग या फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यहाँ पर दिया गया है। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। ये मैं वॉश कर रही हूँ। हमने कहां तक पढ़ लिया? हमने देख लिया धारा 9 के क तक। अब हम बढ़ते हैं धारा 10 की ओर। तो धारा 10 क्या कहता है? धारा 10 बताता है राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग की यहाँ पर परिभाषा धारा 10 बताता है। तो देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग एक अधिनियम लाया गया था 1990 में, और उस अधिनियम के धारा 3 में कहा गया था कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन होना चाहिए, और उसी के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया है, और वही राष्ट्रीय महिला आयोग जो है वो आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। तो आपको क्या समझना है? कहीं पर भी राष्ट्रीय महिला आयोग आए तो राष्ट्रीय महिला आयोग का अर्थ वही समझना है जो कि आपके अधिनियम, जो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 बना था, उसकी धारा 3 के अंतर्गत जो भी बताया गया कि गठन होना चाहिए, और उसके तहत गठित भी किया गया है। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो मैं नोट भी कर देती हूँ। धारा 1990 अधिनियम है। ठीक है, अधिनियम बनाया गया था 1990 में, और उसकी जो धारा है वो 3 के अंतर्गत इसका गठन किया गया है। आगे समझ में। अगला जो है परिभाषा, अगली वो है 11 नंबर, और 11 नंबर में बताया गया है अधिसूचना या फिर नोटिफिकेशन। अधिसूचना, अधिसूचना से क्या मतलब है? अधिसूचना में बस वही मतलब है जो कि राजपत्र या गजट में प्रकाशित की जाती है। कहीं पर भी अधिसूचना आता है तो आप यही समझना, अधिसूचना वही वाली है जो कि हमेशा राजपत्र में प्रकाशित की जाती है, बस सीधा सा मतलब है। अगली जो परिभाषा है वो है विहित की। विहित, आप विहित को केवल समझो नियमों से। ठीक है, कहीं पर भी अगर विहित आता है कि इस धारा में विहित है, तो विहित का मतलब आप समझ लेना नियम बताए गए हैं। ठीक है, विहित का क्या सीधा सा यहाँ पे आप मतलब समझ लेना कि यहाँ पर क्या बताए गए हैं, नियम बताए गए हैं। ओके, अब बात करते हैं 13 की, धारा 13 की, और 13 में है लोक सेवक की परिभाषा। 13 में है लोक सेवक की परिभाषा, और ये क्वेश्चन 2017 या फिर 2016 में आ चुका है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत लोक सेवकों को किस अधिनियम की किस धारा के तहत परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया लोक सेवक। लोक सेवक है धारा 13 में, और लोक सेवकों की यहाँ पर क्या अर्थ लिया जाएगा? लोक सेवकों का यहाँ पर लिया जाएगा अर्थ, जो भारतीय दंड संहिता है, हमारी भारतीय दंड संहिता 1860 की जो धारा 21 है,
और धारा 21 में लोक सेवकों को परिभाषित किया गया है और वही परिभाषा यहाँ पर भी ली जाएगी। तो लोक सेवकों की क्या परिभाषा ली जाएगी? धारा 13 के अंतर्गत लोक सेवक बताया गया है और इसके अंतर्गत कहा गया है कि जो हमारी भारतीय दंड संहिता 1860 है उसमें धारा 21 में लोक सेवकों को बताया गया है, लोक सेवकों को परिभाषित किया गया है और वही जो परिभाषा है या उनके बारे में जो भी कुछ बताया गया है वो चीजें यहाँ पर भी मानी जाएंगी। तो ये हो गई धारा 13। अब हम बात करते हैं धारा 14 की। धारा 14 में है राज्य आयोग। धारा 14 में है राज्य आयोग। तो राज्य आयोग का सीधा सा मतलब है धारा 21 में आप पढ़ोगे, धारा 21 में जब आप जाओगे तो उसके अधीन, धारा 21 के अधीन गठित राज्य मानवाधिकार जो आयोग है उसी से ये अभिप्रेत है। धारा 21 में गठित जो राज्य मानवाधिकार आयोग है उसी से गठित है, उसी से प्रेरित है। बस आपको सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है? धाराओं में करना है कि किन किन शब्दों की परिभाषा किन किन धाराओं में की गई है। बस ये चीज आपको याद रखनी है। तो एक बार हम फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले दी गई है किसकी? सशस्त्र बल की परिभाषा। सेकेंड नंबर पर दी गई है अध्यक्ष की परिभाषा। थर्ड नंबर पर दी गई है आयोग की परिभाषा। फोर्थ पर है मानवाधिकार। फिफ्थ में है मानवाधिकार आयोग। सिक्स्थ में है अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा। सेवंथ में है सदस्य। एट्थ में है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। नाइन्थ में है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। 9 के ए में है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। 10 में जब आप आओगे तो आप देखोगे राष्ट्रीय महिला आयोग। 11 में जब आप आओगे तो आप देखोगे अधिसूचना या फिर नोटिफिकेशन की परिभाषा। 12 में जब आप आओगे तो आप देखोगे विहित। 13 में जब आप आओगे तो आपको मिलेंगे लोक सेवक और जब आप 14 एंड लास्ट में आ जाओगे तो आप पाओगे राज्य आयोग की परिभाषा। समझ में आ गया? तो इस तरह से धारा 2 का जो उपखंड 1 है वो हो जाता है कंप्लीट। हमने 2 उपखंड बनाए थे, ये लिखा भी हुआ है। तो हमने 2 उपखंड बनाए थे, एक उपखंड 1 था धारा 2 का और एक उपखंड 2 था। ठीक है, तो उपखंड 1 में क्या है? केवल परिभाषाएं दी गई हैं जो कि हो जाती है कंप्लीट। अब उपखंड 2 में क्या बताया गया है? इसमें कोई लंबी बात नहीं है कि आप डर जाओ कि उपखंड 1 कितना सारा पढ़ा आप 2 भी पढ़े, ऐसा कुछ नहीं है। उपखंड 2 में ये बताया गया है, ध्यान से सुनिएगा। उपखंड 2 में बताया गया है कि ऐसी विधियां, विधि मतलब कानून, ऐसे कानून या ऐसी विधियां जो कि जम्मू कश्मीर में, मैंने बताया अभी आपको कि राज्य सूची में वहां पर लागू नहीं होती है, तो इस अधिनियम के अधीन जो भी नियम बनाए गए हैं, जो भी विधियां बनाई गई हैं, उनमें से ऐसी विधियां जो कि जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होती, जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होती, उस अवस्था में क्या किया जाएगा? तो उस अवस्था में यह किया जाएगा कि जम्मू कश्मीर राज्य की जो अलग के जो कानून या फिर अलग से जो विधियां होंगी, उन विधियों में ये विधियां जो है वो निर्देश के रूप में कार्य करेंगी। कि समझा जाएगा कि ये जो विधियां हैं ये उन विधियों को निर्देश दे रही हैं, क्योंकि वहां पर लागू तो किया नहीं जा सकता क्योंकि वो राज्य सरकार का विषय है, राज्य का विषय है। तो इन विधियों को जो कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो बनाई गई है और वहां पर लागू नहीं है, लेकिन राज्य सरकार के राज्य सूची के अंतर्गत ऐसी विधियां जरूर वहां पर होंगी। ठीक है, तो कुछ अलग सी विधियां वहां पर जरूर होंगी, तो उन विधियों में ये जो विधियां हैं ये निर्देश के रूप में वहां पर कार्य करेंगी। मतलब अलग से वहां पर कानून बनाकर हम थोप नहीं सकते, ऐसा यहाँ पर प्रावधान किया गया है। किसमें? धारा 2 के उपखंड 2 में। तो इस तरह से कंप्लीट हो जाती है आपकी धारा 1 और धारा 2 और अध्याय 1 हमारा हो जाता है कंप्लीट। अगले लेक्चर से हम बात करेंगे अध्याय 2 की। अध्याय 2 के अंतर्गत जितनी भी धाराएं हैं हम उनको एक साथ कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक दे देना। अगर आपको लगता है कि आपको ऐसे ही कुछ और वीडियो की जरूरत है तो इस वीडियो को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।